हाय गाइज, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये हड़प्पन कल्चर का लास्ट लेक्चर होगा। मतलब आज हमारा हड़प्पन कल्चर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने जो टॉपिक थर्ड था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, आपके सिलेबस का हिस्ट्री ऑप्शनल के जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक थर्ड चल रहा था, जो आज खत्म होने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें अब तक हमने ओरिजिन को डिस्कस किया, डेट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसके ऊपर डिस्कशन किया था, एक्सटेंट के बारे में देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया डिटेल में, सर्वाइवर के बारे में हमने पढ़ा, सिग्निफिकेंस देखी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर डिक्लाइन हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर से। तो अब तक हम इतना सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 15 to 16 टॉपिक जो है वो लास्ट 9 लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जो डिक्लाइन हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में उसका पार्ट 1 हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने कुछ थेरीज देखी थी जो कि एक्सप्लेन कर रही थी कि इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सडनली डिक्लाइन हुआ था। लेकिन वो जो थेरीज थी वो एक तरीके से कंप्लीट थेरीज नहीं थी और टोटलिटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो आज क्या करेंगे हम, आज जो ग्रेजुअल डिक्लाइन वाली जो थेरीज और ज़्यादा जो प्लॉजिबल मतलब कि ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थेरीज जो है ना उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे कि 2002 में एक क्वेश्चन आया था, मतलब 2002 के बाद के क्वेश्चन देख रहे हैं, 2000 के पहले के क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। और हर 2 से 3 साल बाद यहाँ पे क्वेश्चन आए, क्योंकि 2000 से लेकर 2020 तक मतलब पिछले 10 सालों में लगभग 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है ना, एनालाइज द एलिमेंट ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, तो इसमें अर्बन सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स को डिस्कस करने के लिए बोला गया। और सेकंड जो पार्ट है इसका वो है डिक्लाइन के ऊपर। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन है जो शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिए, तो मतलब अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जो है बनते हैं पिछले 10 सालों में। मतलब कि हर दूसरे तीसरे साल जो है क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं डिक्लाइन के ऊपर। तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं, जो जिसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको जो डिक्लाइन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर सिटीज़ का, उसके लिए कुछ कारण आपको बताने हैं। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ मेजर सिटीज़ ऑफ हड़प्पन कल्चर, मतलब कि हड़प्पन कल्चर की जो मेजर सिटीज़ थी जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये किस तरीके से डिक्लाइन हुई इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है डिक्लाइन के ऊपर, तो वहाँ पे आप मोहनजोदारो किस तरीके से डिक्लाइन हुआ था इसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया था, तो वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते जो 2015 का है। इसमें डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है फिर से, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे रादर देन एक्सटर्नल इन्वेजन। तो डिस्कस करने के लिए बोला है, मतलब डिस्कस करना, मतलब अभी देखो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जिसकी डिस्कस हो गया, कमेंट हो गया, कमेंट कहाँ पे गया, कमेंट यहाँ पे, तो इन वर्ड्स को भी हम एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। डिस्कस करना है तो फिर वहाँ पे क्या लिखना है, कमेंट करना है तो फिर वहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको इस एक तरीके से एक्सप्लेन करना है किस तरीके से आर्यन इन्वेजन या फिर जो एक्सटर्नल इन्वेजन की जो थेरीज है उससे ज़्यादा इकोलॉजिकल फैक्टर वाली जो थेरी है ना वो ज़्यादा प्लॉजिबल है, वो ज़्यादा मायने रखती है जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं। तो यही यहाँ पे डिस्कस करना है, मतलब दोनों पॉइंट्स को आपको बताना है और फिर एक कंक्लूजन देना है, तो उसे कहेंगे डिस्कस। डिस्कस का मतलब यही होता है कि दोनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है और फिर बताना है कि इकोलॉजिकल जो फैक्टर्स वाली थेरी है वो किस तरीके से ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये सीधा सीधा आपको उठाया गया है, मतलब ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है यहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से लेके प्रोसेस ऑफ डिअर्बनाइजेशन तक, ये सीधा सीधा आपको उपिंदर सिंह में मिल जाएगा। सीधा स्टेटमेंट है, उपिंदर सिंह से उठाया गया है, पेज नंबर 180 में आप चाहो तो देख सकते हो, सीधा स्टेटमेंट वहीं से उठाया गया है। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो कि उपिंदर सिंह के स्टेटमेंट के बेस पे बनाए गए और आगे मतलब बोल देते हैं फिर कमेंट या फिर डिस्कस या फिर एनालाइज कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन सीधा वही से, आप चाहो तो पेज नंबर 180 चेक कर सकते हो उपिंदर सिंह का। और आगे भी हम ऐसे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपको उपिंदर सिंह से सीधा सीधा मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है दैट डज नॉट गिव डायरेक्ट एक्सेस टू पॉसिबल सोशल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट हड़प्पन कल्चर अंडरवेंट अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिअर्बनाइजेशन। सवाल जो है ना थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन काफ़ी आसान है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको पता है क्या होती हैं, जैसे कि कोई पॉटरी हो गई, कोई मतलब कोई भी मटेरियल रिमेन्स जो है उसकी जो स्टडी होती है उसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में इतना हेल्पफुल नहीं है जब हम पॉलिटिकल और सोशल डायमेंशंस की बात करते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें क्लियरली क्या बता रहे हैं, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे आप सोशल और पॉलिटिकल डायमेंशंस के मदद से डिक्लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बल्कि आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो डिअर्बनाइजेशन जो है ना वो हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मतलब क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ
कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन हुआ है उसके लिए जो पॉलिटिकल और सोशल जो फैक्टर्स है ना, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स, वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहे वो, या फिर वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ये बता रहे हैं कि जो हड़प्पन कल्चर है वहाँ पे ग्रेजुअल क्या हुआ, डिअर्बनाइजेशन हुआ है। मतलब आर्कियोलॉजी की मदद से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो डिअर्बनाइजेशन हुआ है वो ग्रेजुअल हुआ है, और ग्रेजुअल डिअर्बनाइजेशन ये प्रोसेस जो है ना वही रिस्पॉन्सिबल रही है हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन के लिए, न कि पॉलिटिकल डायमेंशन वाले में। पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब यही आपका एक्सटर्नल जो इन्वेजन वाला थ्योरी है ना, आर्यंस, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अगर आपने उपिंदर सिंह पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन का आराम से मतलब आंसर जो दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2021 का क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हुई है आपके 8 से 15 दिन पहले, वहाँ पे क्वेश्चन आया था और मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया है। हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमने डिस्कशन लिया था 2021 के पेपर के ऊपर, पार्ट 1 अब तक उसका आ चुका है, पार्ट 2 में मेडिवल करेंगे, और पार्ट 3 और 4 में मॉडर्न और जो वर्ल्ड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में अब तक हम एंशिएंट को डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन 2021 का जो हमारा हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर रहा है उसको हमने डिस्कस किया, तो उसमें आपको ये जो क्वेश्चन है ना इसका डिस्कशन मिल जाएगा। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मतलब जब ये वीडियो खत्म होगा तो वहाँ पे एंड स्क्रीन में मैं वो वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो ये था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको ट्रेंड पता चलता है। 2-3 रीज़न होते हैं, एक तो क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं, दूसरा ट्रेंड आपको पता चलता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हो, और तीसरा इसके बेसिस पे आप पढ़ाई कर सकते हो आपकी। तो 3 कारण होते हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। अभी हमारा डिक्लाइन वाला जो पोर्शन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि अब तक हमने देखा कि कुछ थेरीज जो थी, जो सडन एक्टिविटीज़ जो है जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक और आर्यन इन्वेजन को रिस्पॉन्सिबल मान रही है फॉर द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इसमें से कोई भी थेरीज जो है वो टोटलिटी में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को एक्सप्लेन कर नहीं पाई। मतलब कि जैसे कि फ्लड है तो फ्लड ने हमें ये तो बता दिया कि मोहनजोदड़ो किस तरीके से अबंडन हुआ था, किस तरह से मोहनजोदड़ो के लोग जो है मोहनजोदड़ो छोड़ के चले गए क्योंकि फ्लड आया था, अर्थक्वेक आया था, और आर्यन इन्वेजन की वजह से एक फाइनल ब्लो हो सकता है मिला इस सिविलाइजेशन को। लेकिन पूरा का पूरा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, ये जो थेरीज है सडन एक्टिविटीज वाली, सडन डिक्लाइन वाली थेरीज, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो आज क्या करेंगे हम? आज हम अदर डायमेंशन के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि फॉल ऑफ सिविलाइजेशन बाय अदर डायमेंशन, जैसे कि क्लाइमेट रिलेटेड जो फैक्टर्स है ना वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहे फॉर द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसमें 2 थेरीज है मेनली, एक तो मानसूनल ड्रिफ्ट थेरीज है और दूसरा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थेरी, क्लाइमेट रिलेटेड जो थेरीज है उसमें। तो चलिए फिर इन वीडियोस को इन थेरीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है ये किस तरीके से रिलेटेड है, इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिबेट ऑन द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डाउनफॉल हुआ है वहाँ पे क्लाइमेट का क्या रोल है, इसके ऊपर कंसिडरेबल जो डिबेट है वो चल रही है पिछले कुछ सालों से। और जो इसके जो रीजंस बताए जाते हैं वो इसमें सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि जो मानसून था ना वो ईस्टवर्ड मूव हुआ था, ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ था। मतलब एक मिनट में डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका इंडिया है, डायग्राम शायद है हमारे पास। हाँ, तो सपोज ये हमारा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, ये इतना हड़प्पन सिविलाइजेशन मैच्योर फेज है ये हमारा, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके पिक पे था अराउंड 26 to 1900 BC। उसके बाद फिर डिक्लाइन होने लगा। तो हुआ क्या कि जब ये वक्त आ गया 1900 BC के आसपास का जो वक्त आया, तो जो मानसून था ना वो ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ। वो क्या हुआ, वो ऐसे ईस्टवर्ड शिफ्ट होने लगा मानसून, मतलब मानसून की मूवमेंट हुई ईस्टवर्ड। तो ये एक रीज़न बताया जाता है। तो अगर आपने एग्जाम में इतना मैप वगैरह निकाल के ऐसे भी दिखा दिया कि मानसून जो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ पे थोड़े बादल बादल दिखा दिए और ईस्टवर्ड ऐसी मूवमेंट हो रही है, तो आपको 1 से 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। और ये लेट हड़प्पन फेज है, सिमेटरी एज कल्चर, जो हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन के बाद में डेवलप होता है। यहाँ पे लोकलाइज जो कल्चर है, सिमेटरी एज कल्चर हो गया, जुकार कल्चर हो गया, यहाँ पे रंगपुर कल्चर है। तो ये जो कल्चर है ये पोस्ट हड़प्पन फेज है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमारा हड़प्पन कल्चर जो हो रहा है, लेकिन जो पोस्ट हड़प्पन फेज है ना उसको भी हमें डिस्कस करना है। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक आधी बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि 2000 में नहीं आया था क्वेश्चन, जो इसके ऊपर कब आया था देख लेते हैं हम। जो पोस्ट हड़प्पन फेज है ना कंटिन्यूटी, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन है अब तक। हाँ, वो जो क्वेश्चन है ना वो है 1997 का। उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में ये पोर्शन ही नहीं है।
कंटिन्यूटी वाला। आपने सिलेबस देखा, हमने सिलेबस को देखा था फर्स्ट लेक्चर में हमने सिलेबस देखा था। यहाँ पे कहीं भी आपको जो है कंटिन्यूटी के ऊपर टॉपिक में या फिर सिलेबस में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर आपको एक आइडिया होनी चाहिए ना कि सिलेबस मतलब जो हिस्ट्री हमारी वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो इसलिए हड़प्पन फेज़ के बाद जो पोस्ट हड़प्पन जो फेज़ है ना, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिक्लाइन के ऊपर। तो सबसे पहला जो रीज़न है ना, ये बताया जाता है ईस्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ मानसून। उसके बाद मानसून शिफ्ट हुआ तो जो मानसून फेड जो रिवर थी, रेनफॉल के बेसिस पे जो रिवर्स वगैरह थी ना, जो रेन फेड रिवर हम उसे कहते हैं, घाघर हो गया, सरस्वती हो गया, तो ये ड्राई अप होने लगी, मतलब ये सूखने लगी। तो इस एरिया में फिर सूखा हो गया, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, फॉल हुआ ड्यू टू मानसूनल पैटर्न चेंज, और पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ रही थी। तो ये कुछ कारण से जिसकी वजह से फिर ये हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इन 4 कारण की वजह से जो सिविलाइजेशन वो अफेक्ट होती है और फिर डिक्लाइन हो जाती है आफ्टर 1800 BC के आसपास। तो गुरदीप सिंह नाम का हिस्टोरियन, इसने एक थ्योरी दी थी। इसने क्या किया था, इसने जो पॉलेंस होते हैं ना उसकी स्टडी की थी अराउंड राजस्थान के आसपास जो लेक्स है, जैसे कि लुनकार सर लेक जो है ना, यहाँ से कुछ पॉलेन उठाया और उसकी स्टडी की, और उसके बेसिस पे इसने ऐसा कहा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ है और जो ड्रायर क्लाइमेट जो स्टार्ट हुआ था, मतलब ड्राई क्लाइमेट जो स्टार्ट हुआ था ना 1800 BC के आसपास, रेनफॉल कम हुआ, मानसून शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से सूखा गिरने लगा। तो इन दोनों में लिंक है, और ये जो है ना, ये जो कनेक्शन है, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लेकिन बाद में जो स्टडी हुई है, गुरदीप सिंह ने जो थ्योरी दी थी उसके बेसिस पे एक मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर साइंटिस्ट कोई थ्योरी दे दे तो फिर उस थ्योरी को चेक किया जाता है। तो फिर बाकी हिस्टोरियन ने क्या किया, इस थ्योरी को चेक किया, फिर वो गए इस लेक के आसपास, लुनकार सर जो लेक है, और लुनकार सर लेक से कुछ सेडिमेंट्स उठाया और इसकी स्टडी की, और ये देखने की कोशिश की क्या सच में जो ड्रायर क्लाइमेट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है, ये दोनों का टाइम पीरियड एक ही है कि नहीं है। तो उन्होंने फिर स्टडी की और ये देखा और ये जाना कि जो ये जो सेडिमेंट्स उठा है, इन सेडिमेंट्स का स्टडी के बेसिस पे कि जो डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये जो यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स मिले, इसका स्टडी करने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो ड्राइनेस जो आई थी और जो डिक्लाइन हुआ था, ये दोनों के टाइम पीरियड में काफ़ी डिक्लाइन है, और सॉरी डिफरेंस है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेडिमेंट्स है जो इसने बताया था गुरदीप सिंह ने, तो यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन कब, जब हड़प्पन कल्चर की शुरुआत भी नहीं हुई थी, वेल बिफोर द इमरजेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर, मतलब कि हड़प्पन कल्चर शुरू होने से पहले के एविडेंसेस है जो आपको गुरदीप सिंह बता रहा है। तो ये जो गुरदीप सिंह की थ्योरी है ये यहाँ पे गलत हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे ड्राइनेस नहीं आई थी। हाँ, ड्राइनेस आई थी, लेकिन कब भी आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इमरजेंस से पहले। और जब आपका ये जो पीरियड था ना 1800 टू 1900 BC का, इस वक्त भी रेनफॉल कम होने की वजह से, मानसून शिफ्ट होने की वजह से, और आपके जो रिवर सिस्टम है उसके, कुछ लोग कहते हैं कि इंडस का फ्लो बदल गया था, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अलग अलग थेरीज है। तो एक ड्राइनेस तो आई थी इस एरिया में, यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी थी, जो मॉइस्चर था एरिया का, वो रिड्यूस हुआ था, ये सही है। लेकिन गुरदीप सिंह ने जो जिस बेसिस पे जो थ्योरी दी है, तो वो टाइम पीरियड गलत है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार फिर से सुन लो और ये 2 पॉइंट्स पढ़ लो। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन वाली जो थ्योरी है गुरदीप सिंह की, वो यहाँ पे क्लियरली हड़प्पन कल्चर के डिक्लाइन को शो नहीं कर रही या फिर एक्सप्लेन नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल फैक्टर या क्लाइमेट चेंज जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में एक थ्योरी आई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस वाली, जो कि फेयर सर्विस ने दी थी, और ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा प्लॉजिबल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेस कंसर्निंग है, मतलब इसमें काफ़ी कम इश्यूज है, और ज़्यादातर ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो फेयर सर्विस ने दी थी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की, या फिर थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, इसे ही कहते हैं। ग्रेजुअल डिक्लाइन वाली थ्योरी जो ना, मैं लास्ट लेक्चर से आपको बता रहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेजुअल डिक्लाइन को पढ़ेंगे, तो वो यही थ्योरी है। क्यों? क्योंकि देखो, एनवायरमेंट एक इशू रहा है हमेशा से, जो एनवायरमेंट है ना, तो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हुए हैं उसका इफेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के ऊपर हुआ है। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे ना, वो एनवायरमेंट से काफ़ी जुड़े हुए थे। अभी जैसे कि हमें पता है कि उन्होंने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई है वो बनाई थी बेक्ड ब्रिक से, मतलब जो भुनी हुई जो ईंटें थी ना उससे। अभी जो बेक्ड ब्रिक थी वो बेक करने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे? वो वुड इस्तेमाल करते थे। उसके लिए जंगल से मतलब जो वुड है वो लाते थे, तो वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। उसके बाद कुछ पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी ना, पास्टोरलिस्ट मतलब कि जो
भेड़ बकरियाँ जो चराते ना वो लोग, तो वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, तो वो भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो एक तो वो टिम्बर के लिए डिपेंडेंट थे, दूसरा वो ब्रिक्स जो है उनको जलाने वाला मतलब बेक करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे वुड का। तीसरा पास्टोरलिज्म था, पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी वो भी इसका इस्तेमाल करती थी, हरा मतलब फॉरेस्ट का। चौथा वो एग्रीकल्चर डोमिनेट सोसाइटी थी, मतलब एग्रीकल्चर के बेसिस पे सोसाइटी खड़ी हुई थी ना। हाँ, वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा होती थी, लेकिन एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ उसके बाद जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पे इमर्ज हुई है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी डिपेंड थे। तो एनवायरमेंट के साथ उनका जो कनेक्शन था ना, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल भी है इनके डिक्लाइन के लिए। और यही आपका यहाँ पे फेयर सर्विस जो है वो एक्सप्लेन करने वाला है आगे, वो हम अभी देखेंगे। मतलब कि गुरदीप सिंह की जो थ्योरी है वो एक तरीके से गलत नहीं है, लेकिन जो टाइम पीरियड जो इसने बताया वो गलत है, क्योंकि इसने जो स्टडी की थी पॉलिन्स की, वो पॉलिन्स किसी और वक्त के है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के पहले के पॉलिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ तो उसमें क्लाइमेट चेंज या फिर जो ड्राइनेस है उसका कोई रोल नहीं है, मॉइस्चर रिडक्शन का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल है। तो वो हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, जो कि एक हिस्टोरियन है फेयर सर्विस, उसने दी थी, इसका क्या कहना है? तो ये ट्राई कर रहा है टू एक्सप्लेन द फॉल ऑफ सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम विद द इकोलॉजी, इकोलॉजी के साथ जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट के साथ जो प्रॉब्लम है। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले डिटेल स्टडी की। इसने ये थ्योरी जो है ना, ये ऐसे हवा में नहीं दी, इसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल रिसर्च वगैरह किया है, और इसलिए ये थ्योरी जो काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है और काफ़ी कम फ्लॉज है इस थ्योरी में। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले हड़प्पन जो सिटीज़ है ना, इसकी पॉपुलेशन की स्टडी की कि कितनी पॉपुलेशन है हड़प्पन सिटीज़ की, और कि क्या उनकी फूड रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो विलेजर्स थे ना, विलेजर्स, इनकी पॉपुलेशन की स्टडी को, ये कितना कंज्यूम करते थे, ये जो पकाते थे, ये उगाते थे ना, यही थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो खेती करने वाले लोग थे ना, फार्मर्स, यही थे विलेजर्स। और विलेजर्स जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे फूड वगैरह को, और इंटर्न्स उन्हें क्या मिलता था, हमने देखा इंटर्न्स उन्हें जो सिटीज़ थी उनसे फिनिश प्रोडक्ट वगैरह मिलते थे। तो ये जो विलेजर्स थे ये अराउंड जितना उगाते थे उसका 70 to 80% जो है खुद कंज्यूम करते थे, और जो बाकी बचा हुआ है वो मार्केट के लिए भेज देते थे। मार्केट के लिए मतलब कि सिटीज़ के लिए। तो अभी ये जो नेक्सस था, ये जो कनेक्शन था सिटीज़ के बीच में और विलेजेस के बीच में, ये काफ़ी डेलिकेट था, क्योंकि आप देख रहे हो सिर्फ 30% के आसपास ही वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अगर हम इस ट्रेंड से जाए तो जो सिटीज़ थी जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, उन्हें लार्ज नंबर ऑफ मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो चाहिए था टू सस्टेन 35,000 पॉपुलेशन जैसा माना जाता है मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा के भी इसके आसपास थी, 20,000 के 25,000 के आसपास। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उसकी पॉपुलेशन 25,000 थी। तो ये जो है ना, ये सराउंडिंग विलेज से खाना वगैरह मंगवाते थे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी फेयर सर्विस का ऐसा कहना है कि जो डेलिकेट बैलेंस जो था, इकोलॉजिकल बैलेंस, अभी ये सिटीज जो थी वो टोटल डिपेंडेंट थी विलेजेस के ऊपर, और विलेजर्स जो थे वो टोटल डिपेंडेंट थे जो सॉइल में जो मॉइस्चर था, जो रेनफॉल था, जो रिवर्स थी, इसके ऊपर प्रोडक्शन के लिए। तो अभी क्या हुआ कि क्लाइमेट जैसे शिफ्ट होने लगा, जैसे कि मानसून, जो थेरीज सारी लिंक है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि थेरीज को आप सेग्रीगेट करके पढ़ना है, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन सारे पॉइंट्स को मिला के आंसर लिखना है। ऐसे एक थेरी के ऊपर स्पेशल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने देखा होगा अभी कुछ जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन आसान है कब, लेकिन आप जब आप इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे और स्टडी करोगे इन पॉइंट्स को, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई बुक्स आपको रेफर करने की जरूरत है, बस इन पीडीएफ को, इन स्लाइड्स को और वीडियोस को रिवाइज करने की जरूरत है, और चीज़ों को कनेक्ट करना है, एनालाइज करना है। तो इसने क्या किया फेयर सर्विस ने, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ जो था वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, और एग्रीकल्चर मेनली डिपेंडेंट था मानसून के ऊपर, और जो सॉइल में मॉइस्चर था, जो रिवर सिस्टम थी उसके ऊपर। तो पहले से ये सेमी एरिड रीजन में रहते थे, कौन, हड़प्पन वाले, क्योंकि हमको पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है वो इस वाले एरिया में डेवलप हुआ है, और ये जो एरिया है ये सेमी एरिड रीजन है आज भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि सपोज मॉइस्चर कम हो गया सॉइल का, अगर रेनफॉल में कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये बैलेंस बिगड़ने वाला था। तो यही हुआ, जब मानसून शिफ्ट हुआ तो ये बैलेंस जो है बिगड़ गया। ये बैलेंस जो है ना वो बिगड़ गया, क्योंकि ह्यूमन और कैटल पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगी इस एरिया में, और ये जो ह्यूमन और ग्रोइंग जो पॉपुलेशन थी ह्यूमन और कैटल की, इसने जो रिसोर्सेज थे, जो स्कैंटी रिसोर्सेज थे फॉरेस्ट, फूड और फ्यूल के, वो डिप्लेट होने लगे। वो क्या होने लगे, डिप्लेट। तो ये जो बैलेंस था, डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस, ये डिस्टर्ब हो गया। तो जो कंबाइंड नीड्स थी हड़प्पन टाउन पर्सन की, पीजेंट की और पास्टोरलिस्ट की, वो लिमिटेड जो प्रोडक्शन होता था ना उसके सामने जो है ना वो एक्सिट कर गई,
और यही होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई बिगड़ जाता है तो फिर जो है महंगाई बढ़ती है आज के ज़माने में। लेकिन तब ऐसा कुछ था नहीं, तब महंगाई नहीं बढ़ी, सीधा सीधा जो सिविलाइजेशन है वही डिक्लाइन हो गया, लोग जो है सिविलाइजेशन छोड़ने लगे। क्यों? अभी मोहनजोदारो के जो लोग होंगे ना, मोहनजोदारो के जो लोग, उनको अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो सिटीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि वो खुद तो प्रोड्यूस करते नहीं थे, वो सारे के सारे सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और अगर सराउंडिंग के जो विलेजेस थे, उनके सराउंडिंग वाले विलेजेस, अगर इन विलेजेस से उनको अगर खाना नहीं मिलेगा, फूड अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा वहाँ पे, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये किसी और जगह पे जाएंगे। तो इन्होंने यही किया। अभी देखते हैं हम ये गए कहाँ पे। तो विद द फॉरेस्ट एंड ग्रास कवर ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, देयर मोर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। वो ही है ना, हम पढ़ते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्यों इतना घातक होता है और फॉरेस्टेशन के फायदे क्या होते हैं, और फॉरेस्टेशन है फॉरेस्ट के, क्योंकि फ्लड्स कम आते हैं, ड्रॉट्स कम आते हैं जब फॉरेस्ट होता है। तो जब फ्लड्स और ड्रॉट्स बढ़ने लगे, क्योंकि फॉरेस्ट और ग्रास कवर जो है ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगा। ग्रास कवर क्यों होगा? क्योंकि पास्चुरलिज्म की वजह से जो भेड़ बकरियाँ थी वगैरह वो ग्रास को कंज्यूम कर रही थी, और फॉरेस्ट क्यों डिप्लीट हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा कर लिया था, इंडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने कर लिया था। अभी ये जो डिप्लेशन था सबसिस्टेंस बेसिस का, इसकी वजह से क्या हुआ, एक स्ट्रेस हुआ एंटायर इकोनॉमी के ऊपर, सिविलाइजेशन के। और फिर ग्रेजुअल जो मूवमेंट है ना वो स्टार्ट हो गई लोगों की अवे फ्रॉम दिस एरिया, और वो उस एरिया में जाने लगे जहाँ पे बेटर सबसिस्टेंस पॉसिबिलिटीज है। और वो एरिया कौन से थे? तो वो एरिया आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट में, क्योंकि मानसून भी ईस्ट में शिफ्ट हुआ था। आपको यहाँ पे गंगा जो रिवर है ना, ये भी मिलेंगी ईस्टर्न, मतलब यूपी बिहार के एरिया में। और गुजरात रीजन में फिर कुछ लोग जाने लगे, तो इंडस से वो दूर हो गए, और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ पे लोग रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस बेसिन में। और इंडस बेसिन में अगर सूखा हो गया, अगर वहाँ पे मानसून शिफ्ट हो गया, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, अगर सरप्लस प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, तो फिर जो सिटीज थी वो कैसे सस्टेन करेंगी? सिटीज तो टोटली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर, मतलब जो रूरल कम्युनिटीज थी उनके ऊपर। तो इस वजह से जो है ना लोग मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो गई ईस्टर्न पार्ट के ऊपर। तो जितनी भी थेरी अभी तक हमने देखी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो थेरीज है और सबसे जो मोस्ट प्लॉजिबल जो थेरी है, मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो थेरी है, यही है। अभी जो ग्रेजुअल डिटोरिएशन हुआ था इन टाउन प्लानिंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स वाज रिफ्लेक्शन ऑफ डिप्लीटिंग सबसिस्टेंस बेसिस, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबसिस्टेंस बेसिस जो है वो डिप्लीट हो रहा था, और इसी वजह से जो टाउन प्लानिंग है वो भी एक तरीके से क्या हो गई, उसमें भी क्वालिटी कम हो गई उनकी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी डिक्लाइन हुआ है। और यही कारण था कि मोहनजोदारो के लोग जो 7, मतलब ऐसा कहा जाता है ना, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मोहनजोदारो में 7 बार फ्लड आया था, और 7 बार मोहनजोदारो सिटी डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन फिर से उन्होंने खड़ी की थी। लेकिन 8वीं बार वो नहीं कर पाए, क्योंकि यही था कारण कि उनके जो लिविंग जो सबसिस्टेंस बेसिस थे वही खत्म हो रहे थे, तो फिर वो क्या बनाएंगे। तो ये एक कारण था। तो ये जो प्रोसेस थी डिक्लाइन की, दैट वाज कंप्लीटेड बाय एंड फास्टन बाय द प्रोसेस ऑफ रेट्स एंड टैक्स ऑफ सराउंडिंग कम्युनिटीज लाइक आर्यंस। तो ये जो डिक्लाइन हो रहा था, तो फिर कुछ इस, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, फ्लड, अर्थक्वेक और आर्यंस की रेट्स, आर्यन इन्वेजन, तो ये सारे अदर फैक्टर्स थे जो अंत में फिर उन्होंने मतलब आखिरी का काम किया इस सिविलाइजेशन को डिक्लाइन करने का, या फिर इनको मतलब पूरी तरीके खत्म करने का। ठीक है, तो इस थ्योरी के साथ कुछ इश्यूज होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी थ्योरी जो है कम्प्लीटली 100% फुल प्रूफ होंगी। तो इस थ्योरी के साथ इशू क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो बाद में जो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया, अभी हम थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है ये वाला, ये आज भी कितना फर्टाइल है आपको पता है। और अगर इतना फर्टाइल एरिया, इतनी ज़्यादा मॉइस्चर इस यहाँ के सॉइल में है, तो फिर हम कैसा बोल सकते हैं, मतलब कैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मॉइस्चर कम हो गया था सॉइल में, और इसी वजह से लोगों ने सिटीज़ को छोड़ दिया। तो ये एक पॉसिबल जो कारण है, ये क्रिटिसिज्म जो इस थ्योरी का होता है कि इतना ज़्यादा भी यहाँ पे मॉइस्चर कम नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर से वही बात आती है कि 5000 साल पहले की चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो भी फुल प्रूफ। कुछ ना कुछ फ्लॉज तो हर थ्योरी में मिलेंगे आपको, क्योंकि 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन थी, और आप एकदम 100% एक्यूरेट के साथ इस डिक्लाइन को आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। और इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसका डिक्लाइन पूरी पूरी सिविलाइजेशन ही बोल सकते हो, या फिर डिक्लाइन भी बोल सकते हो कि एक मिस्ट्री है। सबसे पहले ओरिजिन एक मिस्ट्री है, उसके बाद डिक्लाइन भी एक मिस्ट्री है, इनकी स्क्रिप्ट भी एक मिस्ट्री है। अब तक हम इसे पता ही नहीं कर पाए कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे। हाँ, वो इंडिजिनस थे, ये हमने डिस्कस किया अभी तक, और ज़्यादातर थेरीज यही कहती है कि वो इंडिजिनस ही थे, और जो ओरिजिन था वो भी इंडिजिनस था, और डिक्लाइन तो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये एक जो क्रिटिसिज्म है इस थेरी का होता है कि इंड्यूरिंग जो फर्टिलिटी सॉइल की ऑफ सब कॉन्टेंट और द सब्सिक्वेंट मिलियन, मतलब उसके बाद के जो हज़ारों साल जो है ना, वो हम देख रहे हैं किस तरीके से वो सॉइल जो अभी भी फर्टाइल है। तो ये जो हाइपोथेसिस है सॉइल एग्जॉस्शन का इन एरिया में, ये डिसअप्रूव करती है
बस यही एक पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी वो जो सेकंड मतलब जो कंक्लूजन में आप जो पॉइंट दे रहे हो ना, वो आपको बैलेंस होने चाहिए पॉइंट। तो ये था हमने अब तक जो डिस्कस किया इस लेक्चर में डिक्लाइन के ऊपर, जो एक थ्योरी थी। तो नेक्स्ट थ्योरी जो है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट थ्योरी, मानसून शिफ्ट थ्योरी। जो नेक्स्ट थ्योरी है ना वो ये मानसून शिफ्ट थ्योरी की ईस्टवर्ड मूवमेंट हुई 2012 की थ्योरी है। आर अधिकारी जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने ये थ्योरी दी है। इनका ऐसा कहना है कि जो मानसून शिफ्ट और जो क्लाइमेट चेंज हुए वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमरजेंस भी और डिक्लाइन की। मतलब जो डिक्लाइन हुआ और जो इमरजेंस हुआ इसके लिए मानसून का जो शिफ्ट होना या फिर मानसून जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट है ना, इमरजेंस और डिक्लाइन। और ये इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका ये जो क्वेश्चन है ना इस साल जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि इकोलॉजिकल फैक्टर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर मतलब डिक्लाइन के लिए और फ्लो मतलब इमरजेंस के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया ना, ये स्टेटमेंट अगर आप एक्सप्लेन कर सको तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो कितना ज़्यादा जो मतलब हमारे जो लेक्चर्स है वो राइट डायरेक्शन में, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो थियरी है मानसून शिफ्ट की या फिर क्लाइमेट चेंज की, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमरजेंस एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, ऐसा आर अधिकारी का कहना था। अभी किस तरीके से इसको हम देखेंगे, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने जब आपके अग्रवाल क्या नाम था उनका, स्टूडेंट्स का नाम ये भी नहीं है, हाँ गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह ने जब कुछ थेरी दी थी, जैसे कि पॉलन की स्टडी वगैरह की थी ना, तो ये हमने देखा था अभी गुरदीप सिंह की स्टडी को डिसअप्रूव किया था। और ये कहा था कि जो इंडस वैली मतलब जो वहाँ के जो एविडेंसेज जो हमें मिले है ना, एविडेंसेज जो मिले थे वहाँ के पॉलिन के बेसिस पे, तो वो डेट जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले की थी जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट था। तो ये जो पॉइंट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अधिकारी का कहना है कि मानसून शिफ्ट की वजह से ही इंडस वैली मतलब मानसून एक रीजन फैक्टर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के इमर्जेंस के लिए, राइज के लिए भी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इमर्ज होने से पहले वो जो एरिया था ना वहाँ पे ड्राई क्लाइमेट था। और ये साबित हो जाता है राजस्थान के जो लेक से जो स्टडी की है सेडिमेंट्स की उसके बेसिस पे, क्योंकि वहाँ से जो स्टडी हुई है उससे हमें पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज होने के पहले वहाँ पे क्लाइमेट जो था वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था फॉर एनी सिविलाइजेशन। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब अराउंड 4000 BC के आसपास जो क्लाइमेट था इस रीजन का वो एक्सट्रीम था, काफ़ी एक्सट्रीम था। और इसी वजह से वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन जो है मतलब इमर्ज हो ही नहीं सकती थी। और ये आपके जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था अभी, वो वहाँ से जो स्टडी हुई है सेडिमेंट की राजस्थान के लेक से, वहाँ से एक बार प्रूव भी हो रहा है कि ये जो पॉइंट है सही है या अधिकारी का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इमरजेंस के पहले वहाँ पे जो क्लाइमेट था वो काफ़ी एक्सट्रीम था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जो क्लाइमेट था वो फेवरेबल हुआ और मानसून जो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट हुआ वहाँ पे, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम मानसून था पहले और ड्राई क्लाइमेट भी था, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट था। एक तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और या फिर बहुत ड्राई क्लाइमेट होता था, कोल्ड क्लाइमेट होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अराउंड मतलब 2600 BC या फिर 3000 BC के आसपास, 3000 BC के आसपास क्या हुआ कि जो यहाँ का जो क्लाइमेट था वो फेवरेबल होने लगा और मानसून जो है वो थोड़ा मॉडरेट हुआ, जिससे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ना इसका राइज आपको देखने को मिलेगा। तो मानसून फेड रिवर्स जो है इस रीजन में उसने सपोर्ट किया वहाँ पे एग्रीकल्चर और सिटीज़ के ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हुआ सरप्लस। तो उसके बाद सिटीज़ कैसे ग्रो होती है ये अब तक हम बहुत बार देख चुके हैं, कभी मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन होता क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 1000 से 1500 साल तक चली, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1800 BC के आसपास फिर से एक बार क्लाइमेट जो है उसने पलटी मारी और क्लाइमेट जो है वो उसमें चेंज होना स्टार्ट हो गया और मानसून जो है ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ और लोग फिर मूव हुए। किस तरह से हुए हमने अभी देखा, कुछ मिनट्स पहले हमने डिस्कस किया। तो जो ड्रायर क्लाइमेट था और मानसून शिफ्ट था उसकी वजह से सरस्वती जैसी कुछ रेनफेड रिवर्स थी, घाघरा सिस्टम वगैरह जो थी ना वो फिर ड्राई अप होगी और फिर इस एरिया में जो रहने वाले लोग जो थे उन्होंने जो साइट्स थी वो छोड़ दी। हैबिटेशन साइट तो ना आपको आप यहाँ पे आपको कम होते हुए देख रही है। और ये साबित इस और एम आर मुगर की जो स्टडी है ना कि बाद में जब मानसून शिफ्ट हुआ और क्लाइमेट ड्राई हो गया वहाँ पे और सरस्वती जैसे कुछ रिवर जो है वो ड्राई अप होगी, तो यहाँ पे वो जो एरिया था ये वाला एरिया, इस वाले एरिया से कुछ साइट जो है वो कम होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। और ये एम मुगल के स्टडी से ये साबित होता है कि जो सेटलमेंट्स है इस रीजन में, मतलब ये राजस्थान वाला जो रीजन है यहाँ पे ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ था इन नंबर ऑफ साइट्स
एज रिवर ड्राइड अप। तो ये यहाँ पे पॉइंट प्रूव होता है कि जैसे ही मानसून ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ की जो साइज थी वो क्या होगी, कम होने लगी। यहाँ पे लोगों ने मतलब सिटीज़ को अबंडन करना स्टार्ट कर दिया, छोड़ के वो ईस्टवर्ड मूव हुए या फिर गुजरात की तरफ मूव हुए। तो पॉपुलेशन जो है दैट केम टू रिलाई ऑन सीजनल मानसून रादर देन इरिगेशन एंड मानसून, एज मानसून शिफ्टेड ईस्टवर्ड द वाटर सप्लाई वुड हैव ड्राइड अप। ओके, तो ये आप आसानी से समझ सकते हो मानसून शिफ्ट थ्योरी को। तो प्रोडक्शन जो है स्टार्टेड टू डिक्लाइन हुआ, और मतलब प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होने लगा, तो मूवमेंट हो गई लोगों की, क्योंकि जो रिमेनिंग जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी वो काफ़ी स्मॉल थी, जो कि लार्ज सिटीज़ के नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो इतने प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे थे ना। 70 to 80% तो वो खुद ही खा लेते थे, फिर सब सिटीज़ को क्या देंगे। और जब मानसून शिफ्ट हो गया और मॉइस्चर वगैरह कम हो गया सॉइल का, तो फिर इतना प्रोड्यूस ही नहीं हुआ कि वो सिटीज़ को सप्लाई कर सके। फिर सिटीज़ जो है अबंडन होने की सिटीज़ लोगों ने छोड़ दी, फिर वो ऐसे एरिया में जाके रहने लगे जहाँ पे मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस होता होगा, गुजरात वगैरह जैसे एरिया में, या फिर ईस्टवर्ड वो शिफ्ट हुए। और फिर डी अर्बनाइजेशन भी उसी वजह से होता है, डी अर्बनाइजेशन जो होता है उसी वजह से होता है। तो ड्यू टू ऑल दिस द अदर ऑक्यूपेशंस टू अफेक्टेड, लाइक ट्रेड माइट हैव डिक्लाइन, तो ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया फिर, क्योंकि सिटीज़ डिक्लाइन होंगी तो ट्रेड डिक्लाइन होगा। विलेज के लोग तो ट्रेड करते नहीं थे, सिटी वाले लोग करते थे। तो बाय 1700 BC के आसपास मोस्ट ऑफ द जो हड़प्पन जो सिटीज़ थी दैट हैव बीन अबंडन। ओके, और एक क्वेश्चन हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन है ना, कहाँ पे गया, हाउ डू अकाउंट फॉर द डिक्लाइन ऑफ मेजर सिटी। तो मेजर सिटी डिक्लाइन क्यों हुई, आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। तो आप आराम से अब एक्सप्लेन कर सकते हो इन पॉइंट्स के बेसिस पे, और जो अब तक हमने डिस्कस किया उस बेसिस पे किस तरीके से सिटीज़ डिक्लाइन हुई, क्योंकि ये सब हमने मानसून शिफ्ट हुआ वगैरह वगैरह बहुत सारे कारण हैं जो हमने डिस्कस किए। अभी लास्ट जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ कंजर्वेटिज्म, हड़प्पन कंजर्वेटिज्म, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो इनहेरेंट जो वीकनेस थी, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना वो इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट मतलब वो खुद को मतलब उन्होंने खुद के बाहर ज़्यादा दुनिया देखी नहीं थी। वो कभी वक्त के साथ आगे बढ़े ही नहीं। वो ब्रॉड माइंडनेस जो थी ना वो उनमें नहीं थी, और फोर साइडनेस सॉरी वो भी इनमें नहीं थी। वो वक्त के साथ आगे बढ़े नहीं, और इसी वजह से वो स्टैग्नेंट रह गए। तो उनकी जो डेवलपमेंट थी वो वक्त के हिसाब से मतलब वो डेवलप नहीं हुए ना बाकी वक्त के हिसाब से, इसलिए जो राइजिंग डिमांड जो थी फूड वगैरह की वो उसे फुलफिल नहीं कर पाए। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेपन्स जो थे वो वही थे, इसलिए वो मतलब डिफेंस में भी कुछ मतलब इतनी बढ़िया नहीं थे, बस ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया करते थे वो लोग। तो लिमिटेड यूज ऑफ स्क्रिप्ट, स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर सिस्टम, लैक ऑफ नॉलेज और इलेबोरेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन वगैरह, ये सब आपको बताते हैं कि वो कितने कंजर्वेटिव लोग थे। काफ़ी आसान थ्योरी है, आप पढ़ के भी इसे समझ सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन वाज डिसरप्टेड एंड दिस ऑल हैव बीन अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मतलब इतना सब तो चल रहा था और इसी में फिर पॉपुलेशन भी ग्रो होने लगी। तो जो डेलिकेट बैलेंस था बिटवीन सरप्लस इकोनॉमी एंड ट्रेड, कॉमर्स एंड अर्बन सेटलमेंट, वो अपसेट हो गया। और जैसे कि इंटर सिविलाइजेशन जो थी वो सरप्लस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, और विगरस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो सरप्लस एग्रीकल्चर जो बंद हुआ, सिटीज़ डिक्लाइन होंगी तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी डिक्लाइन होंगी। और जो फाउंडेशन था सिविलाइजेशन का वो यही था जो कि निकल गया था, और इसी वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। ये एक थ्योरी भी है। तो अलग अलग थ्योरीज है, इन सारी थ्योरीज को मिला के आपको आंसर बनाने होंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। सारा मटेरियल, सारा कंटेंट मैंने आपको दे दिया है, बस इसके बेसिस पे आपको अभी पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊँगा आपको। इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अलग अलग जगह है जहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी क्यूरीज है आपकी। तो ये तो हमारे 3 टॉपिक जो डिस्कस हो चुके हैं। पहला हमने डिस्कस किया था सोर्सेज के ऊपर, उसके बाद प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री जिसमें स्टोन एज को हमने डिस्कस किया, चालकुलितिक एज को डिस्कस किया था शायद, हाँ शायद किया था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन। चालकुलितिक कल्चर हमारा हो चुका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आज हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा वो आएगा जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, वो है पोस्ट हड़प्पन फेज या फिर कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन 1997 में आ चुका है। और आप ये मैप अगर देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैप में सिमेटरी एच कल्चर, तो ये पोस्ट हड़प्पन कल्चर, सिमेटरी एच। यहाँ पे रंगपुर जुकार कल्चर, ऑकरे कलर्ड पॉटरी वगैरह वाला कल्चर, तो ये पोस्ट हड़प्पन जो फेज़ है, लेट फेज़ कहा जाता है, 19 से 1300 BC के आसपास। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को ख़त्म किया था, मतलब आक्रमण वगैरह करके, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये था मैच्योर फेज़,
अब तक हमने मतलब 10 लेक्चर अब तक कवर किया हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, और 10 लेक्चर में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुका है। अभी आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ना कोई रिसोर्स, ना कोई सोर्स, ना कोई वीडियोज़, ना कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं। हमने सब कुछ किया है, डिटेल में किया है। अगर आपको डाउट है कोई, आप देख लेना, सिलेबस देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना। अगर आपके अटेम्प्ट नहीं हो रही इन वीडियोज़ के बेसिस पे तो फिर मुझे बोलना, ठीक है। फ्री में कोर्स है, सबको मतलब शेयर करो, शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग वीडियोज बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और लाइक करो वीडियो को, शुरुआत ही लाइक से करो, क्योंकि लाइक जब आप करोगे और कमेंट करोगे, लाइक करो और कमेंट करो, लाइक और कमेंट से क्या होता है, यूट्यूब जो है इन वीडियो को आगे रिकमेंड करेगा। लाइक और कमेंट अगर आप ज़्यादा करोगे तो होप एटलीस्ट 1 लाइक एंड 1 कमेंट जरूर करना वीडियोज़ के ऊपर, क्योंकि वीडियो जो है फ्री में है, कोई पेड टू वीडियोज़ है नहीं, कोई कोचिंग में आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि अगर आप दिल्ली में जाओगे तो आपको हिस्ट्री ऑप्शन के 60,000 देने पड़ते हैं, मतलब कोई भी ऑप्शन करो आप, लेकिन 60,000 आपको देने पड़ते हैं। आप बाकी जो सिटीज़ है वहाँ पे भी जाओ तो भी आपको इतनी देने पड़ेंगे, 50 to 60,000। आप अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको 15 to 20,000 जो मिनिमम देने पड़ते हैं, कहीं कहीं भी 25 to 30,000 है। तो इतना सब मतलब इतना सारा खर्चा मैं आपको बचा रहा हूँ, आपको एक लाइक और एक कमेंट तो आपका बनता ही। ओके, सो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सारे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भी आप हो, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया हो, चाहे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारी जगह पे वीडियोस को फैला दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बेनिफिट जो है मिल सके। थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।